मेरे बहुजन समाज के लोगों जाग जाओ, अगर नहीं जागे तो ये बहुजन समाज की बेटियां आपको जगा देंगी। तो कम से कम ऑपोजिशन तो हमारी बात सुनेगा जी, क्योंकि डेमोक्रेसी के चारों पिलर्स तो आपने खरीदनी है। डर लगता तो मैं यहाँ खड़ी नहीं होती सबसे पहले, और वो भी लगातार 190 दिनों से, तो बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर मैं डर के बैठ गई तो कल को कोई दूसरी बहन बेटी बिल्कुल नहीं आने वाली। इनके साथ साथ पहले स्टूडेंट हूँ ना, ठीक है, अभी मैं वकील नहीं हूँ, पहले मैं स्टूडेंट हूँ, और उससे भी बड़ी चीज़ मैं इस देश की नागरिक हूँ। कि आप अपना टाइम समाज को जगाने में उसको दो, तो वो मैं उसको सच्चा शिक्षा मानूंगा कि आपने एजुकेशन ली है कहीं से। ये मैंने एक सवाल किया कि बाबा जब सारी चीजें शक्ति से हो सकती है तो भाई इतना सुपारी देने की क्या जरूरत, करवा दीजिए उसी से। ए मेरे बहुजन समाज के लोगों जाग जाओ, अगर नहीं जागे तो ये बहुजन समाज की बेटियां आपको जगा देंगी। मेरे साथ मात्र 17 वर्षीय अपेक्षा रंगारे हैं, पिछले 190 दिन से। ज्योति भी आपके साथ थी, निशा मैडम, निशा जी एक मिनट आइए, वंदना एक मिनट आइए। तो ये 3 बेटियां हैं, हालांकि बेटियां तो सैकड़ों की संख्या में हैं जो इस आंदोलन को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन वर्तमान में इस समय 3 बेटियां यहाँ पर हैं। इन तीनों को से ही पहले मैं आपसे मिलवा दूं। अपेक्षा रंगारे हैं, महाराष्ट्र से हैं, निशा है, निशा कहाँ से? दिल्ली से हैं जी। मैं भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर से हैं, वंदना सिद्धार्थ। अपेक्षा 190 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। आज तो आपने कांग्रेस कार्यालय में भी मोर्चा मार दिया, देश की सबसे विपक्षी पार्टी है, वहाँ पर आप पहुँचे हो और वो भी पकौड़े खिलाकर उन लोगों को आए हो। क्या संदेश उन्होंने दिया है, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस वजह से नहीं गए थे कि हम लोग अब हमारे लोगों का पल्लू छोड़ के, उनका दामन छोड़ के कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं। वी जस्ट वांटेड कि देखिए, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता ना तो यू हैव टू फेस ऑपोजिशन। आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि कोई नहीं तो कम से कम ऑपोजिशन तो हमारी बात सुनेगा जी, क्योंकि डेमोक्रेसी के चारों पिलर्स तो आपने खरीदनी है। बचा कुछ जुडिशरी था जिसकी भी आप बात नहीं मानते हो जी। तो हम लोग एज अ फेस ऑपोजिशन को देख रहे हैं, और ये बात आप भी नहीं नकार सकते, मैं भी नहीं नकार सकती, और ये जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी नहीं नकार सकते कि बड़ी ऑपोजिशन पार्टी अभी इस वक्त कांग्रेस की है। अपेक्षा मात्र अभी 17 साल के आप दिल्ली में पढ़ने आए हो, और दिल्ली के बाहर महाराष्ट्र से आए हो, लगभग 3-4 प्रदेश दूर से आए हो। घर वालों को डर नहीं लगता कि यार बेटी इतनी दूर बिना माँ बाप के है, कुछ हो जाएगा उसके साथ में? जैसे अभी चाय गिरा दी गई, उसके ऊपर पूरा उसको जला दिया गया, और लड़कियों के साथ तो इधर दिल्ली और यूपी में बड़ा हार्ड होता है, बल्ब में ये घटनाएं हुई हैं, तो डर नहीं लगता है? देखिए, अगर डर लगता तो मैं यहाँ खड़ी नहीं होती सबसे पहले, और वो भी लगातार 190 दिनों से, तो बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर मैं डर के बैठ गई तो कल को कोई दूसरी बहन बेटी बिल्कुल नहीं आने वाली। तो मैं उनके लिए एक ऐसा संदेश नहीं बनना चाहती हूँ कि भाई वो भी लड़की है, वो कुछ दिन आई, वो नहीं आई उसके बाद। मैं उनके लिए एक ऐसा संदेश देना चाहती हूँ कि अगर मैं आ सकती हूँ ना 190 दिन तक, तो आप अपना 1 दिन का रिप्रेजेंटेशन भी तो हमको दे सकते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ एक प्रोफेसर की नहीं है। अगर मैं भी सेल्फिशनेस में बैठ जाऊं दूसरे स्टूडेंट्स की तरह यूनिवर्सिटी में, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रोज आते जाते हैं गेट नंबर 4 से, तो मेरा भी कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरा भी कोई योगदान नहीं रहेगा। तो मैं अपना योगदान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा भी फ्यूचर इसमें है, हमारी आने वाली जनरेशन का भी फ्यूचर इसमें है। तो मैं सेल्फिश तो नहीं बन सकती अपने समाज के लिए कि यार मैं घर में बैठ जाऊं, मुझे डॉक्टर अंबेडकर ने जो भी राइट्स दिए हैं उन स्वर्ण महिलाओं की तरह राइट्स तो मैं उनके ले लूं, पर मैं उनका नाम लेने से कतराऊं। राइट्स तो मैं उनके ले लूं, पर उनके ऑपोजिशन में बोलूं। नेता बनना है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है सर। नहीं आपकी भाषा नेता वाली भाषा है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी प्रखर भाषा तो किसी की हो नहीं सकती। तो आप सोचिए हमारे लीडर्स कितने प्रखर होंगे अगर मेरी आवाज़ ऐसी है। तो सोचिए वो फुलन कैसी होगी जब उसने इतने लोगों को मारा। सोचिए हमारे लीडर डॉक्टर अंबेडकर कैसे होंगे, जिनके वंशज आज ऐसे हैं, अगर आप कह रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लीडर्स, हमारे पेट्रोनेज ऐसी रही है, तो मुझे कहीं डरने की ज़रूरत है। शहर जाते हैं, जब फूलन के साथ हुआ वाकया नज़रों के सामने घूमता है
कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उस एक अबोध बच्ची के साथ में किस तरीके से रेप किया और उसके बाद उसने अपना बदला लिया। मेरे साथ निशा है। निशा, अपना परिचय दीजिए पहले तो। मेरा नाम निशा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र हूँ और मैं अभी लॉ कर रही हूँ। लॉ कर रही है, तो क्यों इस, आपको तो वकील बनना है, पढ़िए लिखिए, क्यों इस पूरे चक्कर में पड़ रही हैं भाई? इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये एक डॉक्टर ऋतु की लड़ाई नहीं है सिर्फ, ठीक है। मैं आपकी लड़ाई कहाँ से है? मैं वकील के साथ साथ पहले स्टूडेंट हूँ ना, ठीक है। अभी मैं वकील नहीं हूँ, पहले मैं स्टूडेंट हूँ और उससे भी बड़ी चीज़ मैं इस देश की नागरिक हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारी सेफ्टी का है। जब एक नागरिक ही सेफ नहीं है तो वकील तो खुद ब खुद सेफ नहीं है ना जी। इसलिए मैं डॉक्टर ऋतु के साथ हूँ और हमारा फ्यूचर यहीं से डिसाइड होगा जो हम आज करें। मतलब ऋतु के आंदोलन से फ्यूचर डिसाइड होगा या ऋतु जैसी और भी लड़कियों के लिए आवाज उठाओगे? नहीं, ऋतु जैसी और भी लड़कियों के आपके दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे महिलाओं के संगठन है, KYS है और भी बहुत सारे संगठन है, उन्होंने तो कभी आज तक आप लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। जबकि वो महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, दलितों पिछड़ों की बात करती हैं और आप ही के प्रोटेस्ट के सामने वो प्रोटेस्ट करती हैं। फेक फेमिनिज्म सुना है आपने? जी। अभी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर आपको पता होगा फेक फेमिनिस्ट कौन होता है। हाँ जी। फेक फेमिनिज्म अगर आप लोगों को पता होगा तो ये वही है फेक फेमिनिज्म। जब आपके सामने कभी KYS जैसे संगठन आपके प्रोटेस्ट पे आए? नहीं है ना, तभी तो फेक फेमिनिज्म है। अगर दलित वहाँ पे लड़की बैठी हुई है, इतने दिनों से अपना प्रोटेस्ट चला रही है, तो वेयर आर यू? तुम्हारा फेमिनिज्म अब कहाँ मैंने जा? भी उनसे सवाल पूछा था तो वो घुमा गए उस बात को। तो वो नहीं देंगे ना जवाब, क्योंकि वो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो फेक फेमिनिज्म करते हैं। फेमिनिस्ट वो था जो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिख के गया, जिसने एक भी बार ये नहीं बोला कि भाई मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, वो होता है फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म वो है जो डॉक्टर ऋतु बैठ के प्रोटेस्ट में कर रही है, वो ये नहीं देख रही है कि कितनी महिलाएं मेरे साथ में आ रही हैं, वो उनके हक हकूक की बात के लिए लड़ रही है, वो फेमिनिज्म है। चलिए, एक बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय बनता जा रहा है धीरे धीरे। मैं यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी हमारे हैं, सुमन जी हैं और साथ में किरण है, काव्या बोध हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़े। चर्चा लंबी होगी, 1 घंटे का ये पूरा प्रोसेस है। वंदना सिद्धार्थ है। वंदना, क्या जरूरत, थोड़ा आ गया जी पहले तो आप, क्या जरूरत पड़ी यार? राष्ट्रीय बहुजन गायिका हो, मंचों पे जाइए, गाना गाइए, अपनी मोटी रकम लीजिए, अपने घर जाके सो जाइए। 5 स्टार होटल में बुकिंग होती है, बाय प्लेन आप जाती हो, अभी फोटो हमने देखे थे आपके, बाय प्लेन जाती हो, बाय प्लेन काहे सड़क पर यार ये सब कर रही हो? देखिए, बाबा साहब ने अपने एक भाषण में ये कहा था, स्पेशली छात्रों के लिए बोला था कि अगर आप पढ़ लिख कर एक क्लर्क बन जाते हो तो उसके बाद एक क्लर्क बनने से अच्छा है कि आप अपना टाइम समाज को जगाने में उसको दो। तो वो मैं उसको सच्चा शिक्षा मानूंगा कि आपने एजुकेशन ली है कहीं से। तो मैं वही काम कर रही हूँ। मैं अम्बेडकर की बेटी हूँ और मैं अपने प्रोफेशन के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने ड्यूटी के साथ मैं इसको प्राथमिकता देती हूँ कि ये भी मेरी ड्यूटी है, ये भी मुझे करना है, ठीक है। तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने जॉब के साथ साथ, मैं जो भी समय बचता है मैं अपने समाज को देना चाहती हूँ, मैं अपने समाज को जगाना चाहती हूँ। अपने समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होगा क्या भाई उससे? आपके अकेले के तिनके से क्या होगा? नहीं, दरिया पार कर लेगा क्या समाज? ऐसा नहीं है कि अकेले के तिनके। एक अकेले अम्बेडकर ने मनुवाद की जड़ें उखाड़ के रख दी थी, तो अकेले का मतलब कुछ नहीं होता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अम्बेडकरवादी बाबा साहब के बच्चे जी रहे हैं और उन लोग को लगता है कि हम लोग ऐसे ही हार जाएंगे, हमें दफना देंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम बीज हैं। जिस तरीके से वो दफनाएंगे, जितनी ताकत से दफनाएंगे, हम उसी तरह बड़े वृक्ष के समान उभर के सामने आएंगे। तो ये भूल जाए, ये इस गलत फहमी में रह रहे हैं जी। बिल्कुल। चलिए, कुछ और महिलाओं से बातें, क्योंकि आज का सेशन बड़ा प्रखर रूप से होने वाला है। 50 लाख रुपए, लड़की इधर 50 लाख रुपए लगा दिए जाते हैं सिर काट के लाने पर, और एक हिंदू बाबा उस बात को कहता है। लेकिन पूरे समाज के अंदर छाती चौड़ाने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन उस बाबा की आंखों में आंख डाल के सवाल पूछने वाली हमारी एक शिष्या रोशनी यहाँ पर मौजूद है। रोशनी से चर्चा करेंगे कैसे वो अयोध्या पहुँच गई और हमारे बहुजन समाज के मंत्री के सिर को काट के लाने वाले को 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। उसके घर में घुसकर उससे वो सवाल पूछती हैं। रोशनी, क्यों पहुंची वहाँ पर, क्या जरूरत थी आपको जाने की? पहले तो धन्यवाद समतावाज टीवी का, जिसकी वजह से ये वही जगह है जब 2019 में मैंने माइक थामा और माइक थमाने वाले अंतानी सर बाबा साहब के प्रपौत्र थे। हाँ, मेरे जैसे तमाम पत्रकारों को इन्होंने
यहाँ पे पैदा किया, ऐसा कह सकते हैं। अब आते हैं, आपने कहा कि क्या ज़रूरत पड़ी अयोध्या जाने की। जब यूट्यूबर बन के बड़ा काम कर लिया तो लगा कि नहीं, पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। तो मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, राम मनोहर लोहिया से, इस समय पीजी चल रहा है जी। और वहाँ पे रहने के नाते मुझे लगा कि ऐसे बाबाओं से सवाल तो करने को बनता है। सर आपको बता दूं कि जब मैं वहाँ पहुँची तो इतनी फोर्स थी जी, इतनी फोर्स थी, मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ है। सवाल नहीं पूछ यहाँ पाएंगे। कैसे सवाल होगा? आप तो सवाल करेंगे तो बाबा सवाल हमारी सुनेगा नहीं। बोला चैनल कौन है? हमने कहा रोशनी की रिपोर्टिंग। कह रहा अपने असिस्टेंट से तनी देखो तो कौन चैनल है जी। वो पता नहीं, थोड़ी सा काम में लग गया, नहीं देखा। तो फिर जब मैंने शुरुआत की, मैंने कहा जी हाँ मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। समता नाम आते ही बाबा तो थोड़ी सा हो गया, उचक गए। हाँ। तो फिर मैंने सवाल जब शुरू किया तो कई सारे ऐसे सवाल मैंने किए। मैंने एक सवाल किया कि बाबा जब सारी चीजें शक्ति से हो सकती है तो भाई इतना सुपारी देने की क्या जरूरत, करवा दीजिए उसी से। मतलब सवाल करना इतना आसान नहीं था सर, लेकिन बड़ा मुश्किल से सवाल कर पाई मैं, और हिम्मत आपसे मिली कि आप भी यहाँ, आपने मुझे यहाँ ट्रेनिंग दी। और बात करूँ अपने यूनिवर्सिटी की तो एससी की मैं सिर्फ अकेली इकलौती स्टूडेंट हूँ, चाहे ओबीसी 2 हैं, वो भी हिंदू से कम नहीं है। क्या पता मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो क्लास में मेरी बात लगेगी कि तुम जाके दिल्ली में ऐसा कहती हो। तो कई सारी बातें चर्चाएं होती है सर। जब जाति पे बात आती है तो लोग कम में आंकते हैं कि रोशनी, मेरे एक क्लासमेट थे भट्ट करके थे, नाम नहीं बताऊंगी, भट्ट भाई बोले, वो ब्राह्मण रहे, कहे रोशनी तुमने तो गलत मार्ग चुन लिया, तुम्हारे लिए तो बड़ा मुश्किल है इस फील्ड में। अच्छा। हमने कहा भैया हमने, हमारे महापुरुषों ने तो पानी भी संघर्ष से पिया, तो मीडिया है कर लेंगे, देख लीजिएगा। आज की ऐसी नौबत है, आज ऐसी सिचुएशन है कि क्लास में कुछ होता है तो हमारे एचओडी विजेंद्र चतुर्वेदी सर कहते हैं रोशनी एक ऐसी लड़की है जिसे मैं बहुत मानता हूँ। वजह ये है कि इसने बहुत अच्छा काम करती है, दिल्ली जैसी जगहों पे सीख के आई है और अच्छा बोलती है। मतलब तारीफ करते हैं। कुल मिला जुला के विस्तार में नहीं, सार में बात करें तो शिक्षा ऐसी चीज़ है, अगर आपके अंदर होगी तो आप कहीं भी लड़ सकते हैं, कहीं भी सामना कर सकते हैं। तो पढ़िए, आज वुमेंस डे है, आज महिलाओं को सबको, जितनी भी यहाँ पत्रकार भी हैं और कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, 17 साल की उम्र में, जैसा सर आपने इनका परिचय दिया, अपेक्षा, हाँ अपेक्षा जी, 17 साल की उम्र में मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिखने में मैं छोटी लगती हूँ, हाँ 25 साल का लोग कहते हैं तो 23। अच्छा, तुम्हें इतने विज्ञान में उन्हें रोक दिया गया था? हाँ, छोटी बच्ची। अभी हाल की घटना है, सिक्योरिटी बोला, मैम भी थी वहाँ पे, सिक्योरिटी बोला बच्चों की एंट्री नहीं है। हमने कहा अरे सर हम 25 साल के हैं, आधार कार्ड दिखाना पड़ा। तो तब तक वो केपी सर आगे, चौधरी सर करे अरे मेरी बेटी है, जाने दो इसे, अंदर जाने दो। तो कहीं तनके छोटे हैं, पतले हैं, तो उसका दिक्कत हो जाता है, लोग रोक देते हैं कि छोटी बच्ची हो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है। आवाज़ अभी महमूद प्राचा सर भी बड़ा थोड़ी सा मोटिवेट किए, तारीफ़ किए, दूसर की भाषा में कहे तो अच्छा लगा, काम करने में अच्छा लगता है। और फिर से शुक्रिया अदा करूंगी समता आवाज़ टीवी का, जिन्होंने माइक थमाना मुझे सिखाया, वरना मैं तो दिल्ली में आई थी गायक बनने। नेहा मेरे साथ भीम आर्मी से, उनसे रुको हाँ। उनसे तारुफ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले रोशनी के बारे में बता दूं। आजमगढ़ के एक गांव से रोशनी आती हैं दिल्ली के अंदर। आज से लगभग 5 साल पहले हाँ सर, एक बहुजन आइडल एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें रोशनी पहली बार आई थी, छोटी सी बच्ची थी। हमने साक्षात्कार लिया, इनको फ़ोन नंबर मिला, इन्होंने फ़ोन किया। उस समय एक तार की फैक्ट्री में काम करती थी। जब मैंने इनका हाथ देखा तो तांबे के तार सुबह 8 बजे 9 बजे जाना और शाम तक 6:30 बजे जाना, और रात को 8, क्योंकि ओवर टाइम भी करना पड़ता था, तो हाथों में इनके किसानों की तरह ऐसी लाइनें थी, तार पकड़ के ऐसे खींचना पड़ता था। तो मैंने कहा रोशनी उस काम को छोड़ दो, समाज की बेटी हो, मैंने कहा पत्रकारिता करो मेरे साथ। तो एक सप्ताह अपने साथ रखा, उसके बाद से मेरे पास कभी नहीं आई। इन्होंने कान काटने शुरू कर दिए, मेरे भी कान काट गए कई बार। तो नेहा आप तो भीम आर्मी से हैं भाई, भीम आर्मी तो अपने आप में गरम दल है, आप इतनी मुस्कुराती क्यों हैं? गरम दल वालों को तो जोश में होना चाहिए।
अगर वो गरम है तो उसमें नरम लोग भी कुछ होने चाहिए ना। तो हम नरम है फिलहाल, लेकिन जब अन्याय अत्याचार होता है तो हम भी गरम और पूरे दल बल के साथ हम तैयार रहते हैं प्रशासन से, पुलिस से, सरकार से जवाब मांगने के लिए। तो कैसे देखती हो? क्योंकि थोड़ा आगे आओ। बहुजन नरम ही रहा है, ये मैं ही नहीं हूँ, एक बहुजन झुका हुआ नरम ही रहा है। हमारे पूर्वज इन लोगों के सामने हमेशा हाथ जोड़े हैं, इनकी नौकरियां की हैं, झुके हुए रहे हैं। लेकिन मैं आज जो फील कर रही हूँ ना, आज मैंने अपनी इन बहनों को, बेटियों को सुना, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं, कुछ रिपोर्टर, कुछ मीडिया से हैं, कुछ अपने बिजनेस वुमेन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ये देख के, और मैं जहाँ हूँ, मैं तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि समाज में भीम आर्मी से जुड़ के समाज के लिए काम कर रही हूँ। अपनी शिक्षा जो भी की है, आज भी हमारी शिक्षा में रोड़े अटक रहे हैं, जैसे जो भी हमें नई रास्ते खुल पाते। लेकिन मैं यही बोल रही हूँ कि मेरे को गर्व हो रहा है कि मैं एक महिला हूँ और बहुजन महिला हूँ, क्योंकि हमारे लिए रास्ते नहीं खुले होते, हमारा शोषण होता है हर तरीके से। हम जैसे आज यहाँ भी खड़े हैं ना, अम्बेडकर भवन खड़े हैं, और जिस फील्ड में हमारे माँ बाप का संघर्ष, हमारा संघर्ष कैसा होता है, और वो भी हिंदू समाज में। मैं कहती हूँ, मैं मुस्लिम समाज को क्यों बोलूँ, मैंने जन्म तो हिंदू समाज में लिया है ना, मैं मुस्लिमों को क्यों बोलूँ, मैं क्रिश्चियंस को थोड़ी ना बोलूँगी, मैं सिखों को थोड़ी ना बोलूँगी। भाई मैंने तो हिंदू धर्म में जन्म लिया है, जाति में जन्म लिया है, चमार जाति में जन्म लिया है, तो मैं तो उन्हें बोलूँगी। चलो, मैं इस चीज़ का भी धन्यवाद मानती हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाया। कभी मैंने डिस्क्रिमिनेशन इस टाइप का नहीं देखा। स्कूल टाइम में जो एससी बच्चे होता है कि स्कॉलरशिप के लिए खड़े होने में भी शर्म आती है कि हम एससी हैं। आप कॉलेज में जाते हो, फ्रेंडशिप होती है, प्यार होता है, शादी की बात आती है, कास्ट आ जाती है आपकी। ये बच्चे शादी में कास्ट आती है, शादी में उम्र आती है। शादी में मैं तो चाहता हूँ शादी करना कहीं और। शादी में कास्ट भी आती है, प्यार कर लेंगे आप, सब कुछ कर लेंगे, नौकरी में भी कास्ट आएगी आपकी जी। ये डीयू के स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे खड़े हैं, सब आपको बता देंगे कि दोस्ती रिश्ते सब जातिवाद चलते हैं, पहले, लेकिन आप ये कहना चाह रही हैं? जातिवाद पहले आ जाता है। आपको छुआछूत, आप अछूत समझे जाते हैं। बेटा हो चाहे बेटी हो, कहेंगे शादी की बात आएगी, मम्मी से पूछ के बताएंगे। मम्मी से पूछ के प्यार किया था क्या? मम्मी से पूछ के प्यार किया था क्या? तो ये सारी चीजें हैं जो हम आप झेलती हैं अभी भी? मैं तो अभी नहीं झेल चलिए रही, मैं चलिए इन चीज़ों में चलिए, नहीं, मैं तो आज के इस पूरे साक्षात्कार के बारे में हमने, मैं देश प्रेम में विश्वास रखती जी हूँ जी, और समाज के आज के इस साक्षात्कार में हमने लगभग आपको 8 लड़कियों से बात कराई है। 8 के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि चाहता था 9वीं से बात कराना, लेकिन वो कैमरा पकड़े खड़ी मेरी वाइफ है। फिर बात करेंगे।